मेरे साथ हैं मारूफ सिंगर और बेशुमार कौमी अवार्ड्स भी इनको मिले, फ़ाखिर। इसके अलावा जवाद अहमद बहुत ही पॉपुलर सिंगर भी और एक सियासी जमात के सरबराह भी। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। फ़ाखिर, आपसे आगाज़ करूँगा। यौम आज़ादी के मौके के ऊपर आपका क्या तज्ज़िया है कि क्या खोया और क्या पाया? जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम जवाद। पूरी कौम को बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक हो। पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो विद ऑल द फ्लॉज एंड ऑल द इम्परफेक्शंस। ये जो मुल्क है ये हमारी जान का टुकड़ा है और ये कौम हमारी जान का टुकड़ा है। हमारी कौम ये हमारी फैमिली है। वी आर वन बिग फैमिली पाकिस्तानीज़। दुनिया में जहाँ कहीं भी हों अच्छा लगता है। जी, मैं कोई मुफक्कर और दानिश्वर तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मुनाफ़क़त जो है हमारी, वो हमें ले डूबी है। हम मुनाफ़क़त बहुत करते हैं। हम बोलते कुछ हैं, टीवी पे आके बोल कुछ और होते हैं, भाषण हमारे कुछ और होते हैं, वेयर एज़ इन रियल लाइफ हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो हम कुछ और करते हैं, प्रीच हम कुछ और कर रहे होते हैं। एंड ये टॉप टू बॉटम है। इसमें आप भी शायद शामिल हों, इसमें मैं भी यकीनन शामिल होऊंगा और सब लोग। तो मुनाफ़क़त से जान छुड़ाएं। एक छोटी सी मिसाल, हम बड़ी बात करते हैं कि फ़लाना जो है वो 2 नंबर पैसे बनाता है, फ़लाना जो है वो करप्शन करता है। अच्छा, जब वो पैसे बना रहे होते हैं तो हम दोस्ती भी उनसे करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। जब पैसा होता है तो नेटवर्किंग होती है, फिर सिफारिशें भी उन लोगों की चलती हैं। तो हम जो दोस्त यार वगैरह पैसा 2 नंबर का बना रहे होते हैं, हम उनको जफ्फा भी डाल लेते हैं, वेयर एज़ हम पीछे उनकी तनकीद भी कर रहे होते हैं। वैसे हम बहुत बड़े नेक साधु बने होते हैं कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं ताकि हम उनके साथ पार्टी भी करें। ये हम मुनाफिक हैं। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं मेरिट की। अपने बच्चों के लिए हम नाजायज़ एडमिशन्स के लिए हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह के अंदर सिफारिशें वहाँ भी हम कर रहे होते हैं। बच्चों के लिए मुलाजमत के लिए भी सिफारिशें कर रहे होते हैं। वैसे हम बहुत बड़े साधु हैं, हम बहुत बड़े ईमानदार लोग हैं, बोल बचन हैं। हम लोग सिर्फ वी आर ऑल टॉक। हम जो प्रीच करते हैं हम वो प्रैक्टिस नहीं करते। हमारी मुनाफ़क़त हमें ले डूबी है। दूसरा, आप इधर उधर देखते हैं, बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन आप देख लें एक आम जो भी बंदा है वो अपने बच्चों को अगर बाहर पढ़ा सकता है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो गाड़ियाँ हैं, उसके जो घर हैं, सब कुछ है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप पता चलाएं कि कौन करप्शन करता है कौन नहीं करता। मुझे लगता है हम पकड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं, हम इस कंफर्ट जोन के अंदर हम खुद रच बस गए हैं कि अगर क्रैकडाउन कोई होगा तो हमारी भी छोटी मोटी चवन्नी ठन्नी पकड़ी जाएगी। तो जब तक हम ये मुनाफ़क़त नहीं छोड़ेंगे और जब तक हम ये दोगलापन नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का या किसी फैमिली का भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो हम जो कोसते हैं पॉलिटिशियंस को, कोसते हैं हम फ़ौज को, कोसते हैं हम ब्यूरोक्रेसी को, हम खुद उसका हिस्सा हैं। हमारे में से लोग वहाँ पे हैं, हमारे दोस्त भाई, हमारे अबाउजदाद सब लोग वही थे ना। तो इसलिए हम जो सारा दिन स्पीचेस करते रहते हैं, तकरीरें करते रहते हैं, इसका कख फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि हमारी मुनाफ़क़त जब तक ख़त्म नहीं होगी, हमारा दोगलापन जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम खुद सच्चे नहीं होंगे, ट्रू टू आवर वर्ड हम जब तक खुद नहीं होंगे, और वो हमारे अपनी ज़ात से शुरू करना पड़ेगा, तब तक कोई फ्यूचर नहीं है। जवाद अहमद, आप क्या कहेंगे? यही सवाल आपसे भी। देखिए, मैं तो अपने तमाम मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हर एक पे मैं यही बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो रूलिंग एलीट है, जो हमारी शराफिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि द रूलिंग आइडियाज आर द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास। जो भी सोच होती है अमूमी लोगों की, वो रूलिंग क्लास से ही आ रही होती है। जैसे अगर रूलिंग क्लास जो है वो चंगेर में रोटी नहीं खाती तो लोग भी नहीं खाते। अब बल्कि रूलिंग क्लास ने अब आजकल वो अपनी दीवार पे चंगेर लगाई होती है, सिर्फ बताने के लिए कि एक ज़माने में चंगेर पे भी रोटी खाते थे। तो ये कल्चर आइडिया सब रूलिंग क्लास से आते हैं। अब रूलिंग क्लास जो होती है आपकी, वो उसके कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह के आइडियाज़ वो लोगों के अंदर लेके जाएगी। अगर आपकी रूलिंग क्लास जो है वो बहुत बड़े बड़े दौलतमंद, सरमायादार, जागीरदार, माफियाज हैं, और वो जिन तरीकों से पैसा बना रहे हैं एक ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहाँ पे एक बड़ा ही फ्रैक्चर्ड किस्म का कैपिटलिज्म है, ऐसा कैपिटलिज्म जो कि आम लोगों को कुछ नहीं दे पा रहा और सिर्फ चंद लोग जो है उनके हाथों में दौलत सारी जमा हो रही है, तो फिर वो लोग जो है वो उनके अंदर करप्शन तो होती ही है, क्योंकि वो कानूनी
और गैर कानूनी दोनों तरीकों से पैसा बना रहे होते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, मतलब वो पाकिस्तान के अंदर एमनेस्टी भी लेके आते हैं, वो प्ली बार्गेन भी करते हैं, वो SROs जिसको स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस कहते हैं वो भी लेके आते हैं, उसके अलावा कर्जे माफ कराते हैं, फिर कर्जे बड़े बड़े लेते भी हैं। ये सारा कुछ वो कर रहे होते हैं। तो ये कानूनी उसके अंदर आता है। ये मतलब इसको हम कहते हैं जी ये तो कानूनी बातें हैं जी, सब लोग कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बना रहे हैं कानून और ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा तरीका फिर गैर कानूनी है, उसमें भी ये होता है, ये पकड़े नहीं जाते, अकाउंटेबिलिटी इनकी होती कोई नहीं है। तो रूलिंग क्लास आपकी जो है ना वो एंजॉय कर रही है, जब से पाकिस्तान बना है ये एंजॉय कर रहे हैं। और 1951 में एक्चुअली मसूद खदरपोश ने एक किताब लिखी थी, नोट ऑफ डिसेंट, और मतलब डिसेंट जो जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करना। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि 1951 में जो पंजाब की सिंध की असेंबली थी उसके अंदर 90% जागीरदार थे। इसी तरह 1953 में जो पंजाब की असेंबली थी उसके अंदर 80% जागीरदार थे। और यही कंपटीशन जो है आहिस्ता आहिस्ता बदलती बदलती सरमायादारों में फिर चली गई, फिर वो माफियाज में चली गई, लैंड ओनर्स में चली गई। हर किस्म के लोग आपको इधर मौजूद मिलेंगे और उनमें उनमें कुछ मौका परस्त मिडिल क्लास के लोग भी होते हैं। जब कंपटीशन पूरी बड़ी पार्टी की जो है वो इन्हीं लोगों पे मुश्तमिल हो ना, तो मिडिल क्लास के लोग उसको चेंज नहीं कर सकते जाके, बल्कि उनके रंग में रंग जाते हैं। जैसे बचपन में कहते हैं ना बच्चे को कि अच्छी कंपनी में बैठो, क्योंकि तुम अकेले उसको ठीक नहीं कर सकोगे जो बुरी कंपनी होगी। हाँ, अच्छी कंपनी तुम्हें ठीक कर लेगी, एक इंसान ठीक हो सकता है ज्यादा लोगों के साथ। ज्यादा लोग जो है वो बुरे हों तो वो बुरा कर देते हैं उस इंसान को। तो ये हालात पाकिस्तान के इस वक्त है। इसीलिए देखें नदीम मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आइडियाज जो कि फाखिर अभी कह रहे थे और बिल्कुल ठीक कह रहे थे, देखें मुनाफिकत तो बहुत ज्यादा है ना। मैं तो हर जगह भी ये बोलता हूँ, हर वक्त बोलता हूँ, रूलिंग क्लास से बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं करता। और फिर वो ट्रिकल डाउन होती है, नीचे की तरफ जाती है। इधर इधर पैसा, इधर रिसोर्सेज, इधर रोटी ट्रिकल डाउन नहीं होती, इधर करप्शन ट्रिकल डाउन होती है। नहीं, लेकिन जवाद फाखिर ने जो बात कही है उसने कहा है कि कौम के अंदर मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है। उसकी आपको मैं एक मिसाल ये दे सकता हूँ कि रमज़ान के महीने में वो रेडी पे कोई माल्टे रख के बेचने वाला हो तो वो भी उसकी कीमत अगर वैसे दिनों में 10 रुपये हो ना उस लीमू की या माल्टे की, तो वो रोज़ों के महीने में उसको 25 रुपये का बेचना शुरू कर देता है। आपको बरतानिया में चले जाएं तो आप क्रिसमस की आपको या ईद की भी, इवन आप तो रोज़ों के महीने में भी वो लंदन के अंदर वो सेल लगाने लग गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, हम ये काम करते हैं, हम उसके डबल रेट चार्ज करने लग जाते हैं। आप ये तो लोएस्ट लेवल है ना रेडी वाला। शुगर के चले जाएं, शुगर की जैसे ही कीमतें गिरती हैं तो शुगर वाली कमेटी बैठती है, वो कहती है इसको एक्सपोर्ट करो, नुकसान हो रहा है बड़ा। किसी और कमोडिटी के ऊपर नहीं बैठते। शुगर प्लेयर सारे क्योंकि हुकूमत में वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पावर सेक्टर में जितनी हुकूमतें आ जाए, जो मर्जी पार्टी आ जाए, डज नॉट मैटर, इट्स तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी या नून लीग, सब एक पावर प्लांट लेके बैठे होते हैं, वो अंदर आते हैं, वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो टॉप टू बॉटम हमारे अंदर कुछ खराबियाँ ज़्यादा नहीं पैदा हो गई एज ए नेशन। देख, मैं तो ये समझता हूँ कि जो बात आपने की है ना, इसके अंदर दो पहलू थे। एक रूलिंग क्लास जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है। रूलिंग क्लास में मैं कहता हूँ हुक्मरान तबका, तो उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं आते, उसमें वो तमाम लोग आते हैं जिनका पैसा इन्वेस्ट होता है और उसके बाद वो प्रॉफिटेरिंग करते हैं और वो सियासतदानों के पीछे खड़े होते हैं। इनके बहुत बड़े बड़ी लॉबीज होती हैं, ये सब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं। मतलब अगर पाकिस्तान के, मैं नाम नहीं लेता, कोई बहुत बड़े सरमायादार अगर हैं तो उनको नवाज शरीफ भी चाहिए है, उनको आसिफ जरदारी भी चाहिए, उनको इमरान खान भी चाहिए, उन्होंने पैसा बनाना है। तो वो जो कानून बना रहे हैं ये तीनों लोग, जो ये तीनों पार्टीज बना रही हैं, वो उन साहब के हक में बना रही हैं। ये जो ठेले वाला है उसके हक में नहीं बना रही। ठेले वाला क्या करता है, वो देखता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं ये करप्शन करते हैं ये लोग, इतनी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो मैं भी फिर क्या करूं, मैंने भी बच्चे पालने हैं, स्कूल तो मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते नहीं है। तो वो फिर ट्रिकल डाउन करता है ना। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, अगर आपने इस मुल्क को बदलना है ना, तो आपको इनकी पार्लियामेंट के अंदर कॉम्पिटिशन बदलनी पड़ेगी। जो लोग वहां पे मौजूद हैं इस वक्त, अगर ये लोग बैठे रहेंगे, जागीरदार सरमायादार माफियाज बैठे रहेंगे, आप जो मर्जी कर लें। अच्छा, फिर आर्मी देखें, बार बार लोग मुझे कहते हैं कि जी देखें जी पाकिस्तान की जो फौज है ना, इसको सियासत में नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हम तो प्रिंसिपली समझते हैं नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनका कोई किरदार। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क के अंदर आर्मी कब आई है? जब ये स्टार्ट हुआ है मामला, ये 1954 से स्टार्ट हुआ है और वहां से लेके आज तक चल रहा है। 1956 में करारदाद मकासद आती है, उसके बाद फिर अब फौज जो है वो उसका थोड़ा बहुत ज्यादा अमल दखल होता है, फिर यूब खान आ जाते हैं थोड़े अर्से के बाद और आहिस्ता आहिस्ता वो शरायत कर जाती है। और उसकी वजह क्या है, उनको भी पता है
उनको भी पता है कि ये जो रूलिंग क्लास है ये क्या है, और वो उसमें उसका फिर वो भी हिस्सा बन गए। अब मुझे नहीं पता, अब ये इससे सबक सीखेंगे मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, ये जो फौज में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से होते हैं, लोअर मिडिल क्लास, और स्पाइयों की कॉम्पिटिशन जो होती है वो होते हैं वर्किंग क्लास से भी होते हैं, गांव देहातों से भी होते हैं। ये सब लोग लीड के नहीं हैं। बहुत कम आपको ऐसे कोई जनरल मिलेंगे जो कि लीड से आए हुए हैं, या जिनके बाप दादा जनरल थे और उन्होंने बहुत पैसा बनाया और उनके बच्चे आर्मी में हैं। ज्यादातर ये मिडिल क्लास से लोग हैं। अब वो जब देखते हैं कि यार ये तो मुल्क, उनके पास फाइल्स पड़ी होती है ना, उनके पास किसकी फाइल नहीं है? देखिए ना, पूरी दुनिया में एजेंसीज जो होती हैं उनके पास लोगों की फाइल्स होती हैं कि क्या कर रहे हैं। तो जब उनके पास भी पड़ी होती है, जब आप उनको आंखें दिखाते हैं, जब यही रूलिंग क्लास उनको आंखें दिखाती है, तो वो एक टसल क्रिएट हो जाती है। क्योंकि कोई ईमानदार लोग तो उनको नजर नहीं ना आते, ये जो सियासतदान है वो वाले। तो मैं जब मुझसे लेफ्ट के लोग, हमारे बाएं बाजू के लोग कहते हैं मुझे, कहते हैं जी देखिए हमारा सबसे बड़ा मसला फौज है, मैं कहता हूँ हमारा सबसे बड़ा मसला सियासतदान है। सियासतदान है उसी क्लास से सारे, और इसीलिए बराबरी पार्टी बनाई थी ना। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ नहीं, आप डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाएं, वहां पर भी कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को एक देने के लिए, कवर देने के लिए, उनको उनके ऊपर कट्स ना लगे, उनको गुर्बत ना हो, उनको भूख तंग ना करे, तो उसके लिए पार्टीज होती हैं। इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, वो लेबर पार्टी हमेशा से सबको पता है कि वो किसके लिए खड़ी होती है। अभी जेरेमी कॉर्बिन ने आगे कहा था 6 इंडस्ट्रीज जो है वो नेशनलाइज कर दें, ये, और इसके ऊपर बड़ा प्रॉब्लम हुआ और उसको फिर उतरना भी पड़ा लेबर पार्टी से। इसी तरह बर्नी सैंडर्स ने आके पूरे अमेरिका के अंदर उसने कहा कि मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। तो अब देखे ना, वो उसने नौजवानों को जाके कहा कि अमेरिका के अंदर मसला ही सारा ये है कि गुर्बत बहुत ज्यादा हो रही है और चंद लोगों के हाथों में पैसा जा रहा है। आज तक वो ये कह रहा है, उसको भी साइड पे किया गया, लॉबिंग हुई वहां पे, कोई कैपिटलिस्ट मुल्क है, लेकिन वहां पर भी लोग बात करते हैं, और वहां पर भी डेमोक्रेट जो है आज भी। जवाब लंबा हो गया थोड़ा। फाखिर, आपसे भी मैं चाहूंगा इसी इशू के ऊपर आप भी राय दें, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये बहस हमें किसी जगह पे, किसी नतीजे पे पहुंचानी है कि फौज का क्या रोल होना चाहिए और कहाँ उसकी लिमिट होनी चाहिए, जिससे आगे उसको स्टेप इन नहीं करना चाहिए। पूरी 77 साल की तारीख में आधा अरसा जो फौजी एतवार का है, वो हम कोई ऐसी रोशन मिसाल नहीं दे सकते कि मुल्क के अंदर यकजहती रही। 71 आपका हुआ, आपके अंदर ये सियाचिन वाले वाक़यात हुए, आपके अंदर ये मुसल्ला जत्थे बने। 9/11 के बाद ये जितने मुसल्ला जत्थों को पहले हम सारे जहादी कह के गले से लगाते थे, फिर हमने दहशतगर्द उनको कहा, वो दहशतगर्द आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। तो हमें एक ब्रॉडर सेंस में अपने रोल डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि फ़ौज का क्या रोल है, सियासतदानों का क्या रोल है, चेक एंड बैलेंस भी लाना पड़ेगा। इस पर मलिक साहब बहुत बात हो चुकी है। आई मीन सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़ौज का सियासत में कोई रोल होना नहीं चाहिए, लेकिन उनको दावत कौन देता है? जब एक पार्टी ज़ेर अताब होती है तो वो हाथ पैर जोड़ रही होती है और दूसरी पार्टी इंजॉय कर रही होती है, फिर ये रोल्स रिवर्स हो जाते हैं और ये फिर जो विशेष साइकिल है, ये सर्कल चलता जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़ौज को ज़ाहिर है एक जमहूरियत होनी चाहिए, और शैम डेमोक्रेसी जो हम इंजॉय कर रहे हैं पिछले 50-60 साल से, वो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आधा तीतर आधा बटेर, तो ऐसे तो नहीं कुछ चलेगा। या तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग फैसला कर लें कि कुछ रोल्स हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं जो कि शेयर करेंगे, और फिर ऐसे मिलजुल के एक सेम पेज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर लें और फिर आगे बढ़ें। लेकिन आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा इसी तरह, इसमें कन्फ्यूजन ही रहेगी हमेशा। और क्योंकि एक पार्टी होगी जो कि बिल्कुल साथ उनके जी हजूर होगी, और फिर तो ये आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, हम तो बहुत पहले से देख रहे हैं, आज के बच्चे जो हैं वो भी देख रहे हैं, इट्स हैपनिंग सो क्विक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स कुछ इनको बैठ के बनाने चाहिए, और खुदा के वास्ते अब कुछ बना लें, क्योंकि ये ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन है और ये कन्फ्यूजन है, इट्स जस्ट वेग। एक ग्रे एरिया में हम लोग घूमते जा रहे हैं। जैसे हमारी ग्रे इकॉनमी होती है, वैसे एक हमारी एक ग्रे एक जो है उसके ग्रे में हम जा रहे हैं पॉलिटिकली, ना आगे जा रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं, ना लेफ़्ट जा रहे हैं, ना राइट जा रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन से जान छुड़ानी बहुत ज़रूरी है, सबको बैठना चाहिए। और अभी जवाब बात कर रहे थे माफियाज़ की और कार्टलाइजेशन की, तो कार्टलाइजेशन तो हर जगह पे है। इवन आप जुडिशरी के अंदर देख लें, जो एक 3-4 वकील मिलके एक बनाते हैं चैम्बर या प्रैक्टिस अपनी बनाते हैं, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर होते हैं, सारे इनकी मर्ज़ी के लोग आ रहे होते हैं। तो हर जगह के ऊपर एक एलीट ग्रैब की जब आप बात करते हो, एलीट कैप्चर की, तो वो हर जगह पे है। वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, जैसा भी जवाब कह रहे थे कि 2-3 अगर जनरल्स हैं तो उनके बच्चे भी फिर आगे उसी तरह हैं। इसी तरह जुडिशरी में भी ऐसे है, ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे ही है।
बिजनेस फैमिलीज़ में भी ऐसे है, पॉलिटिकल फिर जो लोग हैं वो पीछे क्यों रहें, हर जगह के ऊपर ऐसे। तो एंड ऑफ द डे आपका दोगलापन, आपकी मुनाफकत, तो ये मुनाफकत से जान नहीं छूटेगी आपकी, तब तक कुछ नहीं होगा। और अभी जो बात हो रही थी, एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। यौम आज़ादी के हवाले से एक तकरीब में आर्मी चीफ़ ने ख़िताब करते हुए ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है उसका दोबारा तज़किरा किया। अब मेरे ज़हन में दोबारा फिर वो सवालात कुछ ऐसे आते हैं जिसका जवाब हमें ढूंढ के आइंदा के लिए कम से कम माजी की कोताहियों से सबक सीखते हुए बेहतर राह अपनानी चाहिए। ये जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है ये वैसे ही है जैसे किसी ज़माने में जहादी तैयार किए थे 9/11 से पहले जब वो पहला अफ़गानिस्तान की जंग शुरू हुई थी, तो हम उसे अफ़गान जहाद कह के बड़े फ़ख्र के साथ अमेरिका भी गले लगाता था। वाशिंगटन के अंदर रेगन साहब ने भी उनको मिल लिया था और हम लोग तो उनको फ़ख्र से बताते थे ये जहादी हैं जो अफ़गानिस्तान के ज़रिए दुनिया में इस्लाम फैलेगा। फिर 9/11 के बाद उन सारों को हमने दहशतगर्द करार दे दिया। तो इसी तरीके से जब नया पाकिस्तान बनाने के लिए एक वो मास्टर प्लान पे 2011 के बाद से काम शुरू हुआ था, तो उसी के अंदर ये जो सोशल मीडिया स्पेस है इसको वेपनाइज़ करना, मैं ये इंटेंशनल टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसको वेपनाइज़ किया गया इस सोशल मीडिया स्पेस को अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए। जितनी बेहूदगी फैलाई जा सकती थी सोशल मीडिया के ज़रिए, किसी को मोदी का यार कहना है या किसी को बुरा भला उसके करैक्टर के ऊपर करैक्टर असैसिनेशन करनी है, वो सारा कुछ काम के लिए ये सोशल मीडिया सेल्स बना के उसको इस्तेमाल किया गया। अब हम उनको डिजिटल टेररिस्ट कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि वो लोग पहले जो सियासी मुखालफिन को ये कुछ कह रहे थे, अब वो अपनी फ़ौज को, जुडिशरी को, उसके ख़िलाफ़ यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये काबिल कबूल नहीं है, पहले भी काबिल कबूल नहीं था, अब भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन उसकी इस्लाह का रास्ता अब शॉर्टकट नहीं होगा, क्योंकि जिन जहनों को रेडिकलाइज़ कर दिया जाए उसको फिर 25-30 साल का सफ़र करना पड़ता है, फिर वो राह अमल जो है दुरुस्त होती है। आज हमने उसका हाल ये ढूंढा है कि हमने इंटरनेट पूरे पाकिस्तान के अंदर स्लो कर दिया। कोई शायद फायर वॉल लगाई जा रही है, मालूम नहीं उसका नतीजा है या क्या नतीजा है, लेकिन आपका कोई सोशल मीडिया साइट्स काम नहीं करती। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। क्या ये पाकिस्तान को तरक्की जिससे हम कहते हैं आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज से हमने 10 अरब डॉलर कमाने, यही रास्ता है? ये रास्ता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इस पर तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं या तो अपनी काबिलियत में इजाफा करें या अपनी सोच में बेहतरी लाएँ। पाकिस्तान आगे इस तरीके से नहीं जा सकता जिस तरीके से आप पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आज किसी ने यौम आज़ादी के बहुत सारे मिली नगमे वो शेयर तो होते हैं सारा दिन आज़ादी के दिन, लेकिन आज किसी ने वो दिल पाकिस्तान के साथ वो कुछ अच्छा तो नहीं किया, लेकिन उसने शायद अपना गुस्सा निकाला है। उसने दिल पाकिस्तान को बिजली के बिल पाकिस्तान बना के तो गीत बना के भेज दिया। मैं वो तो नहीं अब आपको सुना सकता, लेकिन मेरे साथ में बहुत बड़े हैं पाकिस्तान के, फ़ाखिर भी और जवाद भी। मैं इन दोनों से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि कुछ आज दिलों को गरमाने वाला माजी के जो बेशुमार आप लोगों ने गीत गाए, उनमें से कुछ हमें ऑन एयर भी बगैर म्यूज़िक के, म्यूज़िक तो नहीं इसमें प्रोग्राम में आ सकेगा, तो बगैर म्यूज़िक के ही कुछ गुनगुना के फ़ाखिर पहले आप ही सुना दें। ज़रूर, क्यों नहीं। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से ही मसाइल का शिकार तो रहा है और हम सॉर्ट ऑफ धक्का स्टार्ट कार की मानंद रहे हैं। कभी स्मूथ रनिंग होते होते हाईवे में खड्डे आ जाते हैं या कभी गाड़ी के कार्बोरेटर में हमारे कचरा आ जाता है। लेकिन बहरहाल मैंने अपने ज़माने में आज से 10, 20, 30 साल पहले हैं जो भी, मैंने अच्छे अखबार भी देखे, तो उन्हीं अखबार को मिस करते हुए मैं आपको सुनाऊंगा। एक सेकंड, सुर ले लूँ। दिल दौलत अरमा ये मेरी जान, लुटा दूँ तुझ पे जानम, आंधी आए लाख बढ़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम। 100 बातों की बात हो तेरा साथ, कभी ना जानना, बस तेरा दीदार हो तेरा प्यार, तुझी को सब कुछ माना। तेरियां हवावां विच, ठंडियां ने छावां विच, रहना सदा हो। तेरे बिना दिल न लगे, तेरे बिना दिल न लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल न लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। मज़ा आ गया फ़ाखिर, बहुत अच्छा गया आपने। जवाद साहब, आप आजकल हैं तो अब सियासतदान, सियासी जमात के सरबराह, लेकिन
आपकी एक बहुत बड़ी पहचान आपके गाने हैं, तो हमें आपसे भी दरख्वास्त करनी है, आप भी कुछ सुना दें। अच्छा, पहले तो मैंने आपको एक बात कहनी है कि देखें, ये जो मेरा इस वक्त जो भी स्टेटस है ना, जो भी मैं सियासी पार्टी बना रहा हूँ, या लोग जिस तरह मुझे समझते हैं कि जी ये तो सियासत में आ गया, तो मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आप उन एंकर्स में से हैं जो पैसे कमाने के लिए ये नहीं कर रहे, कम से कम यूट्यूब पे नहीं है, फेक न्यूज नहीं देते, आप बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं, और बड़े पाकिस्तान के हवाले से भी आपके बहुत दिल में शुक्रिया। होता है कि मैं वो ऐसी बात ना करूं तो मुझे पता ना हो। मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं वापस आ रहा हूँ कोई सितंबर के फर्स्ट वीक में, तो आप मेरे साथ ना कम से कम एक प्रोग्राम जरूर करें। कम से कम पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनके हवाले से जो सियासत मैं कर रहा हूँ, एक पूरा देखें, एक फिक्र है ना, ये एक पूरी आइडियोलॉजी है, तो इस पे बात करनी, क्योंकि लंबी बात किए बगैर कोई फायदा नहीं होता। मैं तो अपना सारा कुछ छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि ये जरूर आप करें, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास से हैं, आप भी सियासत नहीं कर सकते, फाखिर भी नहीं कर सकते। मैं कर रहा हूँ तो ये बड़ा, बहुत बड़ा मेरे लिए एक तरह से, मैं जहाद के लफ्ज नहीं कहता, वो तो एक और तरफ चला जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है। तो मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने सारे शोहरत, दौलत, ताकत, इनके पीछे भागने के बजाय ये वाला काम करते हैं। अब मैंने तो वजीर आजम नहीं बनना, तो जवाद, ये मैं जरूर चाहूंगा आप कि जो आप भी मुझे। कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने कुछ रोल असाइन किए हुए हैं। मैं जब ये टीवी चैनल्स पे आया हूँ तो मेरे सामने एक जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने मुझे इस कैमरे के आगे बैठने का मौका दिया है, तो मुझे यहाँ कौन सी बात कहनी है। हर वो बात कहनी है जो सही है, जो सच है, जिसमें पाकिस्तान और हमारे लोगों का मफाद वाबस्ता है, इस डर और खौफ के बगैर कि इससे हुकूमत खुश होगी, नाराज़ होगी, फ़ौज खुश होगी या नाराज़ होगी, उसको मैं साइड पर रख के यहाँ बात करता हूँ। तो इसी तरह ठीक आप है। लोगों का भी एक रोल है। फ़ाखिर को अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत दी है, जवाद को अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत दी है, अब जमात एक बनाइए, तो आप लोगों को जो सही बात है वो कहते रहना चाहिए, उसका नतीजा ज़रूर निकलता है, ज़ाया नहीं होती सही बात कही हुई। आप कहिए अपनी बात भी और मुझे कुछ सुना भी दीजिए, अच्छा सा गाना भी। मेरे पास टाइम कितना है मलिक साहब? 2 मिनट। 2 मिनट है। चले, मैं पहले फिर गाने सुना देता हूँ। ये मैंने अभी जी रिसेंटली किया है, ये दोबारा इसको पाकिस्तान के लिए किया है। इस वक्त जो हालात हैं उसको सामने रख के किया है कि हर तरफ लड़ाई हो रही है, बलोचिस्तान में, पख्तूनख्वा में, फजूल में लोग जो हैं वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, इसी तरह मजहबी मामला इसमें डाले जा रहे हैं, तो मैं इसलिए ये गाना किया। सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। भूल के कौमें, भूल के जातें, करनी है हमें प्यार की बातें, हम सबको अब सच करनी है, कुर्बानी ईसार की बातें। मुहाजिर हो, पहाड़ी हो, सुन्नी हो, शियान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। कौन से शिकवे, कैसी लड़ाई, हम सब तो हैं बहने भाई, एक दूजे को माने बराबर, हर एक का हक हो खुशहाली, मर्द हो औरत हो, बच्चा बूढ़ा जवान हो, हिंदू हो सिख हो, मसीही हो मुसलमान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, तुम ही हाँ तुम पाकिस्तान हो। ही जवाद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान हो। फ़ाखिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।